नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप लोग? बात अधूरी रह गई थी। बातें चल रही थी बसंत ऋतु का, प्रेम का, शुक्र का। प्रेम, बसंत, शुक्र। बसंत आने वाला है। अभी आने वाले 15 मार्च को बसंत की शुरुआत हो जाएगी। शुक्र मीन राशि में चल रहा, ससुर से ही चल रहा, पहले से ही चल रहा है, मीन में चलेगा। ऋतु का जो अधिपति शुक्र है वो सबसे मजबूत राशि में मीन में है। खैर, ये मैंने कहा कि बड़ा गोपनीय है, चित्ताधिपति है, चित्त का मालिक है, इसका वर्णन संभव नहीं है। भावों के अभिव्यक्ति में यही अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन है, जैसे हम किसी चीज को अभिव्यक्त कर पाते, एक्सप्रेस कर पाते, यही चित्त को खींच लेने वाला है। मानो हम बैठे कहीं और है, चित्त कहीं और खोया हुआ है। तो प्रेम की बात अगर कहेंगे तो प्रेम का मालिक ही है, प्रेम का देवता ही है, प्रेम की देवी ये शुक्र है। कहा गया ना कि सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ, ये पृथ्वी की बहन है, पृथ्वी का ग्रह है, उसकी जो दूसरी ग्रह जो बहन है उसका नाम शुक्र है। बात प्रेम की है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अरे भाई, ये ढाई आखर, ढाई अक्षर बहुत गहरा है, बड़ा विस्तीर्ण है, समुद्रवत है, बहुत गहरा इस ढाई अक्षर में। प्रेम के अनंत रूप हैं, अनंत रस हैं। इसका वर्णन तो मोटी मोटी किताबों में भी संभव नहीं पूरी तरह हो सकता। खैर चलिए वर्णन करते हैं। और ये सच देखा जाए तो ये विरह संयोग का संगम है, तो बिना वियोग के, बिना विरह के संयोग की उपस्थिति का परमानंद प्राप्त नहीं होता। और जहां संयोग है वहां थोड़ा वियोग की संभावना भी रहती। भाई, किसी कवित्री ने खूब लिखा है। क्या लिखा है? अली देखी न जीवन की तरणी, अली देखी न जीवन की तरणी, उस सागर में जहां तीर नहीं। अरे भ्रमर, अरे भौरे, अरे प्रेम के मतवाले, प्रेम के हम सफर, तुमने जीवन की तरणी देखी नहीं, उस जीवन के नाव को देखी नहीं ना, उस सागर में जहां तीर नहीं। खैर, ऐसे बहुत सारे बड़े ने भाई, कटी पतंग को ले लीजिए, कोरा कागज ले लीजिए, तमाम सारे ऐसे नाम हैं। और महादेवी देखिए, प्रेम समर्पण है, प्रेम स्वार्थ नहीं है, लेकिन बिना स्वार्थ के प्रेम होता भी नहीं है। प्रेम समर्पण है, प्रेम त्याग है, प्रेम शहादत है। क्या लिखा महादेवी वर्मा ने? अजी मैं तो तुम्हारी हूं, अजी मैं तो तुम्हारी हूं, ठुकरा दो या प्यार करो। खैर, एक बार समर्पण किसी भाषा में मैंने सुना था, एक मैथिली गीत को। गीत क्या था? गीत था कि पिया मोर बालक मैं तरुणी गे, पिया मोर बालक मैं तरुणी गे। नायिका कह रही है कि मैं तो तरुणी हूं, युवती हूं, पर जो मेरे प्रिय हैं, जो मेरे पति हैं, मेरी प्रियतम है, वो बालक हैं। कितनी पीड़ा है, विधि को कोष रही है। ये विधि किन कारणों से, क्या अपराध मुझसे हो गया, कितनी बड़ी पीड़ा आपने मुझे दे दिया। और वैसे तो भोजपुरी में वो गाती है ना, मालनी अवस्थी सैया मिले लड़कैया, वहां मैं क्या करूं। खैर, तो अपनी अपनी वेदनाएं हैं, अपनी अपनी पीड़ाएं हैं। और ये पृथ्वी का सबसे प्रिय ग्रह है शुक्र। ऋतुओं में सबसे प्रिय ऋतु पृथ्वी का ही है। खेतों में पीले पीले सरसों के फूल, गेंदे के फूल, आम की बौरे, बौन की अजीब सी महक, बिंदास हवाएं, मानो बस ही उड़ जाएगा। है ये देखा जाए तो शायद ये हमारे चित्त पर शुक्र का बड़ा प्रभाव होता है। जब उसका आक्रमण होता लगता है चित्त हमारे वश में नहीं है। खैर, ये बसंत आ गया, आमों बोने लगी, पक्षियों को चहचहाना शुरू हो गया। और हमारे काव्यों में भी, द्वापर में, त्रेता में
प्रेम का समर्पण, प्रेम का त्याग, प्रेम की व्याकुलता, प्रेम का विरह, प्रेम का सुख चलता रहे। जब उद्धव समझाने जाते हैं गोपियों को निराकार ब्रह्म की, निर्गुण ब्रह्म की, भाई तू सगुण ब्रह्म की उपासना करी हो, तुम निर्गुण करो ना। तो गोपियां क्या कहती हैं? उद्धव मन नाही 10-20, उद्धव मन नाही 10-20, एक और थो जो गयो श्याम संग। अरे कहीं मन था, कहीं चित था भाई जो श्याम के संग चला गया, तो अब कुछ और हो नहीं सकता है, वो तो चला गया। और बिना मन के कोई प्यार हो नहीं सकता ना, चाहे वो निराकार हो, चाहे साकार हो, निर्गुण हो या सगुण हो। है उपदेश देने गए थे उद्धव जी, और उपदेश सुन के आए। क्या कहा गोपियों ने उनसे? उद्धव कर्मन की गति नारी, उद्धव कर्मन की गति नारी, काहे बगुला धवल पंख है, काहे बगुला धवल पंख है, काहे कोयलिया कारी, उद्धव कर्मन की गति है। छोड़ दीजिए हमारे भाग्य पर, ये हमारे कर्मन की गति है, ये हमारे डेस्टिनी का पार्ट है। अब अतः आपकी शिक्षा बिना कहना कि हमें बड़ी अप्रिय लग रही है। रामायण में देख लिया जाए, वहां भी देखा जाए तो बड़ा त्याग है, बड़ा समर्पण है। जब सीता जी कहती है ना, राम बन जाने को तैयार हैं, और समर्पित नारी का मन, पत्नी का मन बड़ी बेबैल है कि मैं क्यों ना रह कैसे पाऊंगी, कैसे जी पाऊंगी इनके बिना, कह देती सीता जी। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। नारी का जीवन पुरुष के बिना वैसे ही जैसे बिना तट की नदी, नदी में बारी ना हो, तट ना हो, कोई वैल्यू नहीं है। तमाम शिक्षाएं देती है। मां कौशल्या समझाती हैं, अरे सीता तेरे पांव तो जमीन पर कभी रहे नहीं होंगे, तुम तो बिस्तर छोड़ती उठने के बाद ही तेरे पांव मखमल पे गए होंगे, उन मखमली कालीनों पर गए होंगे, तू जंगल में। कह भी दिया मां कौशल्या ने, सिए बन रही तात कही भांति, सिए बन रही तात कही भांति, चित्र लिखत कप देख जाती। अरे सीता जंगल में कैसे रहेगी? तो पन्ने पर, अखबार पर, चित्र पर बने, कागज पर बने हुए बंदर को लेकर डर जाती है। फिर वो तमाम नंगे पांव जाना, वलकल वस्त्र पहन के जाना, कैसे हो? तमाम रास्ते में तमाम कांटे चुभन पैदा करे, तमाम जंगली जानवर होंगे जो बड़े भयावह होते हैं, कैसे जाएंगे? पर नहीं, यहाँ प्यार की हठधर्मिता है, यहाँ प्यार संकल्पित है, यहाँ प्यार सब कुछ सहने को तैयार है कि इनके आगोश, इनके साथ रह के तुम्हें कोई भी दुख सह लूंगी। वो दुख इनके वियोग से, इनके अलगाव के दुख से कहीं ज्यादा हल्का होगा, पर इनके जो वियोग का दुख होगा वो तो आसान ही होगा। इतना ही नहीं, स्त्रियों के अपने आभूषण बड़े बड़े प्रिय होते हैं, बड़े प्रिय होते हैं। जब केवट नदी पार कराया राम सीता लक्ष्मण को, तो प्रभु संकोच बड़ी परेशान थी कि इसको तो कुछ खिलाई मजदूरी देनी चाहिए, पर हम तो ये बलकल वेश में आए, वहां तो कंडीशन था ना, तापस वेश विशेष उद्देश्य उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। तापस वेश तपस्वी का हो, चेहरे पर उदासी हो, और 14 वर्ष के लिए बनकर, अब तो कुछ सही नहीं, खाली हाथ है। बड़ी बुद्धिमान नारी थी, चतुर नारी थी, प्रतिभा की चतुर थी। उन्होंने जान लिया कि मेरे पिया का जो मन है वो बड़ा परेशान है, आतुर है कि उसको दे क्या। समझ गई, प्रेम ही होता, प्रेम अंतर्मन को समझ ले, भाप लेता भाई। पिय मन की से जाननी हारी, पिय मन की से जाननी हारी, मणि मुदरी मन दे दो तारी। मणि मुदरी पिय मन की से जानन हारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। बड़े प्रसन्न मन से उतारा, खारी प्रभु लीजिए ना, केवट को दे दिए। खैर केवट ने कहा नहीं, हम अपनी बिरादरी से मजदूरी नहीं लेते, ये मेरी आप बिरादरी है। फर्क इतनी कि मैं इस नाव में नाव चलाता हूँ, छोटी नदी में पार करता हूँ, आप भवसागर से पार करते हो प्रभु। खैर
बात अलग हो गई। चलिए बात आगे बढ़ते हैं। हम बात करते थे बसंत ऋतु का। बसंत का प्रारंभ इस 15 मार्च से हो जाएगा, जो कमिंग है। इत्तेफाक से होली का त्यौहार है। सूर्य मीन में प्रवेश करेगा तो ये इसकी दो दो सूर्य की संक्रांतियां होती हैं। पहला मीन संक्रांति है, दूसरा मेघ संक्रांति। एक वही 15 मार्च को, फिर दूसरा 13-14 अप्रैल को। ये दो संक्रांति, मीन और मेघ संक्रांति। पहले मीन की बातें करते, फिर मेष की बातें करते। मीन दुस्वभावी है। मीन में 3 नक्षत्र हैं, मैंने कहा ना, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती है। मीन जल तरंगे हैं, बिल्कुल उसकी जो मछलियां हैं, जैसे मछली में जो तरंगे उठती है ना, मछली ऊपर गई नीचे आई पानी में, कितनी चमकती दिखाई देती है। तो जो तरंगे उठती हैं ऐसी दिखाई देती है। और सिर्फ मैंने कहा था ना कि अगर हम शरीर के अंगों की बात करें, मन की, मैंने कहा ना, ये सेंसरी ऑर्गन में चित्त है, ज्ञान इंद्रियों में रचना है, जिसे हम स्वाद की अनुभूति करते हैं, हमारी वाणी में रस भिघोल देता है, शब्दों का चयन तो बुद्ध करता है। पर जो पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन है वाणी का, शुक्र का काम है। बड़ी ज्ञानवर्धक वाणी बोला, शब्द बड़े अच्छे थे, पर मिठास नहीं थी। अरे मिठास थी भाई, सुनने का बड़ा मन कर दिया, वो शुक्र है। नीचे बढ़ते हैं, शरीर के अंगों में आते हैं। शरीर के अंगों में मैंने कहा ना कि ये पुरुष के शरीर में सीमन वीर्य का निर्माण करता है। स्त्री ग्रह है, शुक्र पुरुष में निवास करता है। और हमारे शरीर में जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको कहते हैं श्वसन संस्थान, इसका संचालन शुक्र ही तो करता है। स्वभाव से बड़ा इम्पल्सिव है, तनिक बस रिएक्शन होता है। सुख प्रधान व्यक्ति का जो मन होता है, मूड होता है ना, उसको स्टेबलाइज नहीं कहते। वो बड़ा असंवेदनशील होता है, बड़ा टची होता है। चलिए, इस ऋतु के शुरुआत में, प्रारंभ में देखा जाए तो शुक्र स्वयं मीन राशि में, उसकी सबसे प्रिय राशि है। उसका मित्र बुध है। आसपास दोनों साथी रहते हैं अगल बगल में। ये दोनों सूर्य के बड़े करीब होते हैं, बुध और शुक्र है, और इनकी अनिवार्यता भी है। शुक्र अत्यंत भावुक है, अति संवेदनशील है। सुख में गेयता नहीं होती, शुक्र में जागरूकता नहीं होती। जब मित्र बुध साथ होता है तो वो जागरूक बना देता है, वो सबकॉन्शियस को एक्टिव कर देता है कि देखो भाई आगे बढ़ने, एक बार सोच तो लो, आगे बढ़ने के पहले एक बार विचार तो कर लो ना। जिस स्त्री के सौंदर्य को देखकर तुम बावले हो रहे हो कि बड़ी सुंदर स्त्री जा रही है ना, देखो भाई वो मातृ स्वरूपात हो सकते हैं ना, वो तो मातृसत्ता ही तो है। खैर, शुक्र का ही प्रभाव होता है। जब होली में हम बड़े अल्हड़ हो जाते हैं, बड़ा रंग बिरंगा त्यौहार होता है, हम खो जाते हैं उसमें। खैर, बुध भी साथ वही मीन में चल रहा है, हालांकि मीन में बुध कमजोर होता है, मीन में शुक्र मजबूत होता है, क्योंकि दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग है। बुध किशोर है, शुक्र एक बहुत मेच्योर परफेक्शन ऑफ द फीमेल है। वैसे भी देखा जाए तो जो प्रकृति जन्य है कि लड़कियां जल्दी ग्रो करती हैं, ग्रोथ होता है, लड़के बाद में करते हैं। दोनों ग्रोथ रेशियो में बड़ा फर्क है दोनों में। इस नाते हमेशा स्त्री चाहती कि जो बड़ा पुरुष हो अधिक मजबूत हो, अधिक मैच्योर हो, अच्छी वयस्कता हो। अगर समान उम्र में भी शादी हो जाए सामान्यतया तो लड़की ज़्यादा मैच्योर होगी, और लड़का उसी एज का होगा, उतना मैच्योर नहीं कहा जाएगा। तो परंपरा के तहत मोस्टली ऐसा होता है कि लड़के मोस्टली बड़े होते हैं। हर केस में बात तो नहीं कही जाएगी। और जब विवाह के संबंधों की बात होती है, इस बड़ा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि विवाह का, वैवाहिक जीवन का तो फाउंडेशन ही रोमांटिज्म है। शायद इसकी आवश्यकता न होती, इस काम की जरूरत न होती, बॉडी में सेक्स हार्मोन न बनते तो विवाह की बात न होती, प्यार मोहब्बत की बातें न होती। वो बनने लगता है और धीरे धीरे बताता है कि हम बड़े हो रहे हैं, अब हमारा मन बड़ा आकर्षित हो रहा है, हम देख रहे हैं स्त्रियों की तरफ। क्योंकि हमारे बॉडी में एक ग्लैंड होता है, इसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं ना, वो स्टेरॉइड हार्मोन फॉर्म करता है, और उसका जो प्रमुख हार्मोन उसको एस्ट्रोजन कहते हैं। एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है ना, यही पुरुष बालकों में
उनके अंदर मेंटल डाइवर्जन देता है, सेक्स को संचालित करता है। अगर ये जल्दी बनने लगे, क्योंकि इसी से सेरोटोनिन फार्म होता है ना, जैसे हंसी खुशी उल्लास खुशहाली होता है ना, अगर इससे बनने वाला एक दूसरा जो स्टेरॉइड हार्मोन है, इसको एड्रोजन कहते हैं, अगर ज़्यादा बनने लगे तो लड़के जल्दी बड़े होने लगते हैं, जल्दी दाढ़ी मुँह चेहरे पे आ जाएगा, शादी बाल निकलने शुरू हो जाएंगे। खैर, यानी ये शुक्र पुरुष के विकास के संतुलन का भी स्वामी मालिक है। और इसका अपोनेंट बृहस्पति है, आचार्य द्वय, मैंने कहा है ना। इत्तेफाक से इस मधुमास में, इस बसंत ऋतु में, इस मधुर ऋतु में जो बृहस्पति है वो वृक्ष राशि में है और 15 मई तक इसी राशि में रहेंगे। वृक्ष शुक्र की राशि है, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, और जो मीन है वो बृहस्पति की राशि है। मैंने दोनों ग्रहों का एक्सचेंज है, स्थान परिवर्तन है। ज्योतिष के विश्लेषण में इनके स्थान परिवर्तन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है। ये दोनों हमारे काउंसलर हैं, बड़ा सिस्टमेटिक संबंध व्यवस्था हमारे ग्रहों की है भाई। वहाँ भी काउंसलर होते हैं, जैसे हमारे जीवन में होते हैं ना, जो हमारे गुरु होते हैं ना, खानदानी गुरु, पारिवारिक गुरु जो पहले हुआ करते थे, उनका नाम था काउंसलिंग करना, समझाना, बेटा घबराओ नहीं, दुख के दिन टल जाएंगे, तुमने बड़ा त्याग किया है, तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। तमाम ऐसी उदार बातों से हमारे मन के व्यग्रता को, बेचैनी को शांत करते थे। ये आचार्य लोग भी यही काम करते हैं दोनों। पर दोनों में एक्सचेंज होता है तो जो बृहस्पति नाम का प्लेनेट है वो कमजोर हो जाता है, जो बृहस्पति नाम प्लेनेट है वो स्ट्रांग हो जाता है और शुक्र कमजोर हो जाता है। क्योंकि जो बृहस्पति है उसका नाम ही गुरु है, बड़ा भारी है भाई। शुक्र बड़ा काम करता है लेकिन छोटा है। अतः जब दोनों में स्थान परिवर्तन होता है तो बृहस्पति ही डोमिनेट करता है। अब प्रश्न आता है कि ठीक बात, ये तो है, दोनों में एक्सचेंज हो गया। बुध जो सबकॉन्शियस का मालिक है, मरकरी है, जो अवेयरनेस पैदा करता है, वो भी मीन राशि में कमजोर है। अब जो मानसिक रोगी होंगे, जिनमें मानसिक बीमारियां होंगी ना, डिप्रेशन है, ऑब्सेशन है, एंजाइटीज है, पैनिक अटैक्स हैं, सिजोफ्रेनिया है, पैरानॉइड है, जितने मानसिक रोग होते हैं ना, इनके उभरने का चांस बढ़ जाता है। वैसे भी ये ऋतु परिवर्तन में हमेशा मानसिक जो रोगी होते हैं उनकी संवेदनाएं बढ़ जाती हैं। अब प्रश्न है कि ठीक बात है, पर किसी को तो शासन सत्ता संभालनी पड़ती है ना, जिसके पास सुरक्षा कवच हो, गृह मंत्रालय हो, अनुशासन का विभाग हो। कार्य हमारे मंगल हैं, जिनके बिना, जिनके बिगड़ जाने सब मंगल का भय बढ़ जाता है भाई। यहाँ पर इत्तेफाक से हमारे मंगल नाम का जो प्लेनेट है वो भी कमजोर है, अभी तो मिथुन राशि में चल रहा है। एंड ऑफ द मार्च तक, मैंने जब हमारे इस ऋतु की शुरुआत होगी तो हमारे मंगल नाम का जो प्लेनेट है, ये मंगल नाम का प्लेनेट मिथुन में रहेगा। जैसे 2-3 अप्रैल आएगा ये कर्क में चले जाएगा। मंगल कर्क में कमजोर होता है, मिथुन बड़ा स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि मिथुन वायु राशि है, फिर भी थोड़ा बेटर है कि उसकी शुरुआत मृगशिरा नक्षत्र है, जो मंगल का ही नक्षत्र है। पर जब से कर्क में आएगा वैसे मंगल कमजोर होगा। अप्रैल मंगल कर्क में होगा। और मैंने कहा ना 29 मार्च को शनि का परिवर्तन रात्रि में हो रहा है। कोई ग्रह अपने परिवर्तन की अवस्था में कमजोर होता है। शनि तो भारी ग्रह, लंबा ग्रह है, लेकिन तक कमजोर रहता है। मंगल का कमजोर होना, कर्क राशि में होना, बुध का मीनस्थ होना, मीन राशि में होना, शुक्र का मीन में होना, स्नायुमंडल का मालिक शनि का ट्रांजिट संधिकालिक अवस्था में होना। लेकिन अच्छी जगह वो जब यहाँ से निकलेंगे इस राशि से, इस कुंभ से, तो मीन में जाएंगे, पर शुरू में बड़े कमजोर हैं। इन तीनों के अवस्था देखने में जो महीने हैं, जो अप्रैल का महीना बीच में 4 नंबर का महीना ना, बड़ा ध्यान देने योग्य महीना है भाई। चाहे राष्ट्रीय संबंधों का विषय हो, देश की सुरक्षा का विषय हो, राजनयिकों के आपसी समन्वय संबंधों का विषय हो, सत्ता विपक्ष की बात हो, बड़ा कुछ उठा पटक से दिखाई दे रहा है। और अप्रैल के महीने में तो डर है इस बात में, कहीं बड़ा तूफान ना आ जाए, कहीं कहीं जल प्रलय की अवस्था न पैदा हो जाए, बड़े बड़े पेड़ कहीं उखड़ ले जाए,
भूस्खलन कहीं ना होते। तो जो हमारे पूर्वोत्तर के क्षेत्र है या जो नॉर्थ के इलाके हैं, वहाँ चाहे भूकंप का आना हो, भूस्खलन का होना हो, तूफान का आना हो, चक्रवात का आना हो, इनका क्रम जारी रहेगा। आगे अप्रैल में और चर्चा करेंगे। इसी में 6 अप्रैल है ना, भगवान राम का जन्मदिन भी है। अभी उस पर और बातें करेंगे हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।